बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन एडिटोरियल और उसके अलावा ओपिनियन का एनालिसिस पब्लिश हुए डॉन न्यूज़पेपर के अंदर 29 मार्च 2024 को। जो हमारा पर्पस है वो ये है कि हमने बिल्ड करनी है, रिटेन करने हैं और यूज़ करने हैं वोकेबलरी के वर्ड्स, और जो डाटा और इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी उसको हमने कन्वर्ट करना है नॉलेज के अंदर, सो डैट हमारा जो पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, सोशल साइंसेस है, ऐसे राइटिंग है, वो बेहतर हो जाए। क्रिटिकल थिंकिंग और उसके अलावा जो आर्गूमेंट बिल्डिंग है वो हमारी बेहतर हो जाए। और उसके अलावा जी ट्रिपल पी फार्मूला आपको मैं बताता हूँ। पहला जो पी है इसका मतलब है जी आप क्या करें जी, प्लान करें। ठीक है, करना क्या है। फिर दूसरा पी जो है वो आप क्या करें, प्रीपेयर करें अपने आप को। जब आप प्रीपेयर हो जाएंगे उसके बाद तीसरा पी है प्रेजेंट करें। ठीक है, इस तरह ये फार्मूला आपको हेल्प करेगा अपनी जो सिलेबस हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के वो कवर करने के लिए। सो ये स्कैटर डाटा होता है डॉन न्यूज़पेपर के अंदर, जो एडिटोरियल और ओपिनियन की शक्ल में आता है। इस स्कैटर डाटा को आपने एक ऑर्गेनाइज वे में इसको कन्वर्ट करना है। और ऐसी स्टोरीज़ देखने को मिली हैं कि बहुत से जो सी एस पीज़ हैं उन्होंने डॉन न्यूज़पेपर को फॉलो करके सक्सेस अचीव की है। इतना मतलब डॉन न्यूज़पेपर में जो है वो पोटेंशियल है। चलते हैं जी, क्या नाम है जी, अवर इंडियन मिरर। इसमें ये जो राइटर हैं ये कंपैरिजन करेंगे कि 1947 के अंदर जो हैं दोनों मुल्क बने। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, अब इस आर्टिकल्स के अंदर जो राइटर है वो एक्सप्लोर करेगा इवॉल्विंग डायनामिक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 1947 से लेकर अभी तक इनके अंदर जो डायनामिक्स हैं, डायनामिक्स मीन जो चेंजेस आ रहे हैं पॉलिटिक्स को लेके, उसके अलावा जी इनके अंदर जो सिक्योरिटी के चैलेंज हैं और इकोनॉमी के चैलेंज हैं, ये किस तरह मतलब आपस में डील करते हैं। ख़ास तौर पे ये फोकस करेगा राइटर ऑन रीसेंट पॉलिटिकल शिफ्ट एंड सोसाइटल चैलेंज। जो अभी दोनों मुल्कों के अंदर पॉलिटिकल शिफ्ट आ रहा है, सोशल जो चैलेंज आ रहा है उसको लेके डिस्कस करेगा। अब ना जी, जब गोरे गए थे ना, गोरों ने कहा था कि जो साउथ एशिया में ये मुल्क है ना, ये क्या नाम है, इंडिया और पाकिस्तान, इनमें ना डेमोक्रेसी नहीं चलनी। ठीक है, तो अब जो है ये आके हमें रियलाइज़ हुआ है कि वाकई ही गोरे ठीक कहते थे। तो देखते हैं जी क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। राइटर इसमें लिखता है कि एक राइटर हैं फहमीदा रियाज, इनकी पोइम आई थी तुम बिल्कुल हम जैसे निकले। ठीक है, तो ये किसके बारे में थी कि जो बाबरी मस्जिद है ना, इसको डिमोलिश कर दिया 1992 के अंदर इंडिया के लोगों ने। इंडिया सरकार भी उसमें जो है उसकी सपोर्ट थी। ठीक है, कि पहले जो ये मस्जिद है बाबर ने बनवाई थी, और सुना है बाबर ने मंदिर को जो है वो वहाँ पे वो खेड़ा था और वहाँ पे जो है वो ये बाबरी मस्जिद बनाई थी, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम जो तजाद है वो बढ़ता आया। और जब हिंदू आ गए 1992 में पावर में, उन्होंने क्या किया, बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। तो फिर मिर्दा रियाज कहती थी तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, कि जिस तरह पहले मुसलमानों ने जो आए थे बारबरियत का जाहिर किया मिनॉरिटीज़ पे, और अब जब इंडिया में हिंदू जो है जब मेजॉरिटी बन गए और मुसलमान मेजॉरिटी बन गए, अब उन्होंने भी वही किया जो पहले मुसलमानों ने किया था। ठीक है, तो ये इसमें मतलब वो लिखता है राइटर फॉर प्रोग्रेसिव्स इन पाकिस्तान। ऐसे लोग जिनकी सोच बड़ी प्रोग्रेसिव है, जो आगे का सोचते हैं, वो हमेशा इंडिया को देखते थे, एक उसको इलामत समझते थे कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो नॉन अलाइनमेंट है। मतलब जिस तरह इमरान खान ने भी कहा था ना कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तरह हमें जाना चाहिए, कि इंडिया जो है किसी ग्रुप का जो है वो मेंबर नहीं बनता। जिस तरह पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान जो है वो उसने उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो यूएसएसआर के साथ मिलता या फिर वो यूएसए के साथ मिलता। इन दोनों के अंदर जो है वो कोल्ड वार भी रही वर्ल्ड वार टू के बाद।
तो इसमें हम तो एक ग्रुप का जो है मेंबर बन गए, हमने यूएसए के साथ अलाइनमेंट कर ली, लेकिन इंडिया ने अलाइनमेंट नहीं की और दोनों से बेनिफिट उठाया। हाउएवर रिसेंट ईयर, लेकिन मतलब पहले जो था ना, इंडिया एक मिसाल था डेमोक्रेसी का, एक सेकुलर कंट्री समझा जाता था, नॉन अलाइनमेंट था। जब नेहरू का दौर आया था, नेहरू शुरू शुरू के अंदर, नेहरू और इनकी जो लीडर थे ना वो बहुत विनरी थे, लेकिन अब वहाँ पे आ गई है मोदी सरकार। ठीक है, जो रिसेंट ईयर इंडिया में आए हैं ना, दोनों मुल्कों के अंदर इंटरनल अपहीवल, ऐसी सिचुएशन है पैदा हो गई हैं जो चैलेंज है इनके लिए, जो इनकी जो सिचुएशंस हैं डेमोक्रेटिक, वो क्या कर रही हैं, चेंज कर रही हैं। ख़ास तौर पे जब से नरेंद्र मोदी आया है, उसकी जो भारतीय जनता पार्टी है, वो अभी दिखाई दे रहा है कि जून में इलेक्शन होंगे, वो दोबारा विन कर जाएगी। ठीक है, और ये एक कंसर्न बढ़ता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अरूढ़ कर देगी, अरुयन कर देगी, ख़त्म कर देगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स पे फोकस करती है। अब ज़ाहिर बात है, हिंदू मेजॉरिटी में है, वो हिंदू को फोकस करते हैं। ठीक है, और जो हैं वो इतने ये इमोशंस भड़का के और मुसलमानों को नीचा दिखा के, या फिर पाकिस्तान के साथ जो है वो सख्त पॉलिसी अप्लाई करता है मोदी, और जो है वोट ले लेता है, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं इंडिया के अंदर, अब वो पहली बारी नहीं रही। इंडिया जो है अब वो सेकुलर कंट्री नहीं है। सेकुलर कंट्री में तमाम जो लोग हैं वो स्टेट उनकी हिफाजत करती है, अनलेस उनका कोई भी मज़हब हो। लेकिन अब हमें ये इंडिया की पॉलिसी में नज़र नहीं आ रहा, और इंडिया जो है ना उस वो अब क्या है जी, वो यूएसए ग्रुप का पार्ट बनता जा रहा है। उसकी फॉरेन पॉलिसी को देखें तो क्या करता है जी, वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसराइल को वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसराइल के पीछे यूएसए का हाथ है। ठीक है, तो ये सारी मतलब एग्जांपल दे के राइटर, ये बड़े कायद अज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं जिन्होंने ये राइटर ये लिखा है, ओपिनियन जो लिखी है, बहुत डिटेल और बहुत जो है वो उनकी कंप्रीहेंसिव और क्रिटिकल अप्रोच है। आर्टिकल जो है ये मुआयना करता है डिफरेंट एरियाज़ जो हैं उनको डिस्कस करता है। सबसे पहला जो एरिया जो डिस्कस करता है राइटर इस आर्टिकल के अंदर, वो है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्या है जी, गोरे जाते जब यहाँ से गए इंडिया से, तो बदले में हमें क्या देंगे, डेमोक्रेसी देंगे। डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। ठीक है, मतलब इसमें सारे लोग जो हैं उनकी वैल्यू है। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान है विटनेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर पॉलिटिकल लैंडस्केप। और इस तरह जब से डेमोक्रेसी आई थी सब कॉन्टिनेंट में हमारा, और उसके अलावा अभी जो रिसेंट जो है वो पॉलिटिकल लैंडस्केप में हमें क्या नज़र आ रही है, तब्दीली नज़र आ रही है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। उसकी वजह क्या है, डिजिटल मीडिया और यंग पॉपुलेशन। ठीक है, डिजिटल मीडिया जो है, अब जो लीडर डिजिटल मीडिया पे जितना फेमस होगा, वो ही क्या करेगा जी, डेमोक्रेटिक कल्चर में वो सरवाइव करेगा। जो डिजिटल मीडिया को यूज़ करना जानता है और यंग पॉपुलेशन के एम्पैथी लेना और यंग पॉपुलेशन के जो जज्बात हैं उनसे खेलना जानता है ना, डेमोक्रेसी में वही लीडर क्या करेगा, विन करेगा। तो मोदी का जो ये जब से मोदी की हुकूमत आई है ना, मोदी की जो स्टिफल डिसेंट स्टिफल डिसेंट होता है, जो एक सख्त पॉलिसी है, और मैन्युपुलेटेड मीडिया कि वो हमेशा मीडिया को यूज़ करते हैं, और ये कंसर्न है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, कि मतलब वो जब सारा मीडिया ही उनके हाथ में होगा, तो वो इंफॉर्मेशन आगे देंगे जो कि मोदी रजीम के लिए बेहतर होगी। ठीक है, और उसके अलावा जी दूसरी तरफ सेकुलरिज़म की बात करता है राइटर, कि सेकुलरिज़म में ना तमाम मज़हब जो हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर जो सेकुलरिज़म है ना, वो इंडिया कहता तो है मैं एक सेकुलर कंट्री हूँ, लेकिन हिंदू राइट्स जो है, हिंदू वहाँ पे जो हायरार्की है, हिंदू के अंदर जो कास्ट सिस्टम है। ठीक है, अम्बेडकर जो थे ना, एक इनके बहुत बड़े जो हैं वो इंटेलेक्चुअल हुए हैं,
वो ये निज़ाम लेके आए थे इंडिया के अंदर, और वो बहुत छोटी ज़ात से उसका ताल्लुक़ था। तो अभी जो इंडिया के अंदर एक ज़ात पात का सिस्टम है, शूद्र है, और उसके अलावा तीन चार किस्म के जो हैं वो हिंदू हैं, और उसके अलावा वहाँ पे जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो हिंदू जो हैं उनको एक आला कौम समझा जा रहा है। ठीक है, ये जो RSS और उसके अलावा सिमिलर जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इन्होंने क्या कर दिया है, इंडिया की सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन जो है वो क्रिएट कर दी हैं। पोलराइजेशन मीन कि डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो पैदा हो गए हैं, और ये जो सेकुलर प्रिंसिपल थे इंडिया के लिए, अब वो क्या बन गए हैं, चैलेंज बन गए हैं। इंडिया अब नो मोर सेकुलर कंट्री। ठीक है, और उसके अलावा जी क्या बात करता है राइटर, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। कहता है कि इंडिया जो है नो डाउट पहले नंबर पे इकोनॉमी के हिसाब से जो सबसे बड़ा अमीर मुल्क है वो है USA। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो सबसे अमीर है जी वो है चाइना। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जी जो है वो आपको पता है जी जापान। ठीक है, और चौथे नंबर पे जर्मनी। सुना है कि जर्मनी ने अब क्या कर दिया है, जापान से आगे, मतलब जापान को पीछे छोड़ दिया है। और पाँचवें नंबर पे जो इकोनॉमी है वो कौन है, इंडिया। ठीक है, इंडिया ने UK की जो इकोनॉमी है उसको पीछे छोड़ दिया है। कैसे जी, इकोनॉमी इंडिया की जो है वो कहता है कि, थोड़ी बेहतर हुई है। कैसे बेहतर हुई है, एक तो जी वहाँ पे सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा जो है वो बनाए जाते हैं IT की दुनिया में, और उसके अलावा फ़िल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे, और उसके अलावा जी वहाँ पे जो है लोग डिफरेंट काम करते हैं। मतलब इकोनॉमी नो डाउट उनकी ठीक है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की निस्बत ठीक है। और उसके अलावा इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे मोबाइल प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया है। लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे क्या है जी, पॉवर्टी के इशू हैं, इनक्वलिटी है। ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो देखने को मिलती है। और जो वहाँ पे कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं ना, उनमें आपको पता है कि अंबानी ग्रुप है, टाटा कंपनियां हैं, वो देखने को मिलती हैं जो नेचुरल रिसोर्स को क्या करती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं। और उसके अलावा वहाँ पे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन भी हो रही है। और ये 1% जो वहाँ पे एलीट क्लास है, बाकी वहाँ पे जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा है। कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया। तो ये जो 1% लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ये क्या है, रेमिनिसेंट ऑफ कॉलोनियल एरा एक्सप्लॉयटेशन। ये जो जिस तरह यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान बनने से पहले जो आते थे गोरे, वो अमीर होते थे। कॉलोनियल एरा जो है एक्सप्लॉयटेशन की एग्जांपल है 1% एलीट क्लास ऑफ द इंडिया। तो ये मतलब उसके क्रक्स है। इस ओपिनियन का आप पढ़ सकते हैं जाके डॉन न्यूज़पेपर से। फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें शिफ्ट आ गया है। ठीक है, अलाइनिंग विद US एंड इसराइल, US एंड इसराइल के साथ वो ग्रुप बना रहा है। और नॉन अलाइनमेंट जो उसका स्टांस था ना कि वो किसी की साइड नहीं लेगा, उससे ये हट रहा है। मोदी गवर्नमेंट जो है हाकिश स्टांस, हाकिश होता है जिस तरह एक जंगी, और उसके अलावा एक सख्त जो है हमेशा स्टांस है जी मोदी गवर्नमेंट का पाकिस्तान की तरफ। मिरर्स रिएक्शनरी फोर्स हिंडरिंग पीस एफर्ट, और ये जो हमेशा एक रिएक्शनरी फोर्स जो है जब मोदी आता है हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये पीस एफर्ट्स है उसमें क्या है जी, एक रुकावट है। उसके अलावा जी हमारे पास इसमें राइटर कहता है, आर्टिकल कंक्लूड बाय हाईलाइटिंग द नीड फॉर प्रोग्रेसिव अल्टरनेटिव इन बोथ कंट्री टू अग्रेस कॉमन चैलेंज। तो आर्टिकल जो है वो एंड पे ये नतीजा निकालता है कि दोनों मुल्क जो हैं अग्रेसिव अल्टरनेटिव ढूंढें, और जो कॉमन चैलेंज आजकल हमें फेस करने को मिल रहे हैं उनको क्या करें, एड्रेस करें। इट कॉल फॉर ब्रॉडर सपोर्ट फॉर पोस्ट कैपिटलिस्ट पीस इनिशिएटिव इन साउथ एशिया। और कहता है कि बस अब ये जो लड़ाई झगड़े हैं छोड़ें, दोनों जो हैं वो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, और अब जो साउथ एशिया में क्या आना चाहिए, पीस आना चाहिए। अगर ये दोनों मुल्क आपस में क्या कर लें, डिप्लोमेटिक वे से अपने इशू जो हैं कश्मीर का हो गया और वगैरह जो है वो हल कर लें, तो साउथ एशिया में क्या आ सकता है, पीस आ सकता है। एफसाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ बिल्डिंग मेन स्ट्रीम सपोर्ट बिफोर इट इज़ टू लेट। तो राइटर जो है इस पे ज़ोर देता है कि अब ये एमरजेंसी है, ये हमें जल्दी जो है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके फ़ायदा लेना चाहिए, बजाय के एक दूसरे का दुश्मन बन के हम क्या करें, नुकसान करें। दूसरा हमारे पास है जी एडिटोरियल।
इसका नाम है सोर्स ऑफ टेरर। ठीक है, टेरर क्या है? दहशत गर्दी। पाकिस्तान के अंदर जी अभी आपको देखने को क्या मिला जी, पाकिस्तान में जो टेरर अटैक्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से नॉर्थ वज़ीरिस्तान में अटैक हुआ। बदले में पाकिस्तान ने क्या किया जी, एयर स्ट्राइक की अफ़गानिस्तान के अंदर जाके। जो सेव हेवन प्रोवाइड कर रहे थे तरीके तालिबान पाकिस्तान को, तालिबान उनको क्या किया जी, टारगेट किया, जिसकी वजह से फिर जो डिफेंस मिनिस्टर था अफ़गानिस्तान का यकूबुल्ला ख़ान, उसका बयान आता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो क्या रहा है, ग्रेव यार्ड। ठीक है, ग्रेव यार्ड जो है ये किसका जी, ये ग्रेव यार्ड रहा है अंपायर का। बड़ी बड़ी अंपायर जो हैं यहाँ पे आके डूब गई। ठीक है, जिस तरह यूएसए है, उसे भी जो है वो निकलना पड़ा यहाँ से। यूएसएसआर टूटा। ठीक है, तब भी प्रॉक्सी वार के तौर पे हमने अफ़गानिस्तान को यूज़ किया। और पहले भी जो हैं काफ़ी हुकूमतें आई। तो ये जो अफ़गानिस्तान है ना, इन्होंने क्या किया, रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया। तो अभी भी ये कहते हैं कि आप जो हैं आपने अच्छा नहीं किया, हमारे अंदर आके आपने एयर स्ट्राइक की है। तो बदले में आपको देखा कमज़ोर रिलेशन होने को मिला। फिर जो है ग्वादर पे अटैक होता है और उसकी ज़िम्मेदारी जो ये बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो लेती है। फिर अभी बिशाम जो है वहाँ पे अटैक हुआ। तो आर्टिकल डिस्कस करता है पाकिस्तान को जो है ना कम्प्लेक्स चैलेंज है टेररिस्ट ग्रुप को लेके जो अफ़गानिस्तान के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, कहता है वाइल रिकोगनाइजिंग द सेवरिटी ऑफ थ्रेट, और ये जो ख़तरा है इसकी शिद्दत को रिकोगनाइज करते हुए, दीज ग्रुप पोज टू पाकिस्तान पोलिटिकल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट। और ये जो है एक जेस्चर है कि पाकिस्तान अपने जो पोलिटिकल सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है उसको देखे, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके अगेंस्ट क्या करे, काम करे, इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करे। ये आर्टिकल हाईलाइट करता है रिस्क एसोसिएटेड विद यूनिलेटरल एक्शन अगेंस्ट दिस ग्रुप विद इन अफ़गानिस्तान। ये अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो मिलिटेंट ग्रुप है, हम एज अ पाकिस्तान कंट्री यूनिलेटरल एक्शन ले रहे हैं। हमें जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है तालिबान की, उनकी सपोर्ट नहीं है, इंक्लूडिंग पोटेंशियल डैमेज टू पाकिस्तान रिलेशनशिप विद रूलिंग अफ़गान तालिबान एंड लॉस ऑफ लेवरेज। और अगर हमने इसी तरह एक्शन लिए मिलिटेंट के अगेंस्ट अफ़गानिस्तान के अंदर जाके, इससे जो अफ़गान तालिबान जो वहाँ अब रूल कर रहे हैं, हमारा उनके साथ जो रिलेशन है वो डैमेज हो सकता है। और जो हमारा फ़ायदा है, लेवरेज है इस खत्े पे, उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम लॉस में जा सकते हैं, उससे हम फ़ायदा फिर नहीं उठा पाएंगे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अभी आपको पता है कौन है, ख्वाजा आसफ़ है। उन्होंने एक्सप्रेस की है फ्रस्ट्रेशन, मायूसी अफ़गानिस्तान को लेके कि अफ़गानिस्तान हमेशा लैक ऑफ कोऑपरेशन करता है जब भी हम टेररिज्म को फाइट करते हैं, काउंटर करते हैं। और इन ग्रुप्स को जब हम ख़त्म करना चाहते हैं तो अफ़गानिस्तान की तरफ से हमेशा कोऑपरेशन हमें नहीं दिखाई देती। डिस्पाइट डिनाइज फ्राम द अफ़गान तालिबान, अफ़गान तालिबान जो हैं वो डिनाई करते रहते हैं कि हम सेव हेवन नहीं हैं, हम टेररिस्ट को हरबोर नहीं कर रहे, हम टेररिस्ट को हरबोर होता है नहीं पाल रहे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये मान लिया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप हैं तरीके तालिबान पाकिस्तान और आईएस जो है ये मौजूद हैं। आर्टिकल अंडरलाइन करता है कि हमें डिप्लोमेटिक चैनल बनाने चाहिए अफ़गानिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को जो है ये फ़ैसला ले लेना चाहिए कि जो मिलिटेंट ग्रुप जो हैं जो हार्म कर रहे हैं बॉर्डर्स के अंदर, उनके अगेंस्ट सख्त जो है और फैसला करके पाकिस्तान को इस हार्म से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। किसको जी, जो स्टेट ऑफिशल्स हैं उनको हमेशा ऐसी एफ़र्ट्स करनी चाहिए, ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे हमारा जो पाकिस्तान है वो इन मिलिटेंट ग्रुप से क्या हो जाए, बच जाए। उसके अलावा जी राइटर क्या कहता है, इट्स जस्ट दैट अफगान तालिबान मस्ट एक्सर्ट कंट्रोल ओवर एरियाज़ वेयर मिलिटेंट ऑपरेट। अफगान तालिबान को चाहिए कि वो क्या करें जी, जिन एरियाज़ पे ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, दहशत गर्द हैं, उन पे कंट्रोल ले लें। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, और उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान के जो नेबर हैं उनको काबुल को सपोर्ट करना चाहिए कि वो क्या करें, टेररिज्म के काउंटर काम करें और टेररिज्म को क्या करें, ख़त्म करें।
However, given the ideological alignment between अफ़गान तालिबान एंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कहता है कि जो दोनों है ना, अफ़गान तालिबान है या तहरीक तालिबान क्या है जी, एक मिलिटेंट ग्रुप है, और अफ़गान तालिबान रूलिंग कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। इन दोनों की जो आइडियोलॉजी है ना वो मिलती जुलती है, उनमें अलाइनमेंट है। कहता है कि जो ये आइडियोलॉजी सेम होने की वजह से ना अफ़गान तालिबान तरीके तालिबान को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसलिए ये एलिमिनेट नहीं कर रहे किसको जी, तरीके तालिबान को, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी क्या है, सेम है। उसके अलावा जी आर्टिकल जो है ये एडवोकेट करता है कि हमें ज़रूरत है कि हम कोऑर्डिनेट करें अफ़गानिस्तान जो कि हमारा नेबर है इसके साथ, और जो मिलिटेंट का ग्रुप अभी जनरेट हो गया है, वो इशू जो जनरेट हो गया है मिलिटेंसी का, इंसर्जेंसी का, उसको क्या करें, एड्रेस करें। बाय सेंडिंग अ यूनिफाइड मैसेज टू द तालिबान एंड सपोर्टिंग काबुल काउंटर टेररिज्म एफर्ट, रीजनल स्टेबिलिटी कुड बी मेंटेन्ड। तो इस तरह हम जो हैं एक मैसेज भेजें तालिबान को, और उसके अलावा काबुल जो है हमें सपोर्ट प्रोवाइड करे टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। इस तरह ये जो रीजन है इसमें स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन हो सकती है। इट साइड्स चाइनाज अप्रोच, और ये जो राइटर है ये हवाला देता है चाइना का पेशेंट कम्युनिकेशन विद अफ़गान अथॉरिटी, कि अफ़गान अथॉरिटी के साथ सब्र से काम लिया जाए, और उसके अलावा पोटेंशियल मॉडल फॉर इंगेजमेंट। और अगर हमने सब्र से कम्युनिकेशन की और अपनी बड़ी डिप्लोमेटिक अप्रोच से, अक्लमंदी से हमने जो है वो स्टेप लिए, तो इससे जो हमारी इंगेजमेंट है वो क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ओवरऑल द आर्टिकल स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलेबोरेटिव अप्रोच इन टैकलिंग द परसिस्टेंट थ्रेट ऑफ टेररिज्म इमेनेटिंग फ्राम अफगानिस्तान। तो आर्टिकल जो है ये ज़ोर दे रहा है और ये बता रहा है कि हमें कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है जो हमें मौजूदा टेररिज्म का थ्रेट है जो कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से आ रहे हैं। उसके अलावा जी नेक्स्ट जो हमारे पास एक था आर्टिकल बाइंडिंग इसराइल, ठीक है। तो ये आपको पता है कि 5 महीने हो गए हैं, इसराइल जो है उसने जंग स्टार्ट की थी 7 अक्टूबर 2023 को, और जो गज़ा स्ट्रिप है उस पे अटैक किया, और गज़ा स्ट्रिप जो है वहाँ पे 30,000 से लोग जो से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। बच्चे जो हैं वो साइकोलॉजिकल पेशेंट बन गए हैं, और बेचारे वहाँ पे यतीम बच्चे हो गए हैं, कैद आ गया है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, खाना नहीं है। तो फिर क्या होता है जी, अभी यूएन के अंदर रेजोल्यूशन होती है, यूएन जो है उसके अंदर एक रेजोल्यूशन पास होती है जिसको वो कह रहा है 2728 जो है रेजोल्यूशन 2024 के अंदर। आपको पता है जो यूनाइटेड नेशन का इदारा है, यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी हमारे पास यूएनएससी, ठीक है, इसके अंदर जी 15 मेंबर होते हैं, ठीक है। 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, 5 क्या हैं, परमानेंट होते हैं। 5 मेंबर में से कोई भी एक अगर वीटो कर दे तो रेजोल्यूशन पास नहीं होती, ठीक है। पहले 3 दफ़ा रेजोल्यूशन पास हुई, यूएसए ने वीटो कर दिया जिसकी वजह से रेजोल्यूशन पास ना हो सकी। लेकिन अभी जो तकरीबन 2-3 दिन पहले जो रेजोल्यूशन पास हुई है ना, उसमें यूएसए ने वीटो नहीं किया, जिसकी वजह से ये रेजोल्यूशन पास हो गई है। अब यूएसए ने वीटो क्यों नहीं किया, यूएसए के ऊपर बढ़ रहा है प्रेशर, ठीक है। वहाँ पे जो यंग लोग हैं ना वो तपे हुए हैं जो बाइडन पे, और जो बाइडन जो है वो जा रहा है इलेक्शन की तरफ। तो जो बाइडन क्या कर रहा है जी, वो थोड़ी अपनी रास्ते हमवार कर रहा है, और अब उसने किया है जी, रेजोल्यूशन पास हो गई है कि जो गज़ा है वहाँ पे इसराइल क्या करे, सीज़ फायर करे, जो जंग है वो क्या कर दे, बंद कर दे। इसके लिए जो रेजोल्यूशन है वो क्या हो गई है, पास हो गई है। उसके अलावा आपको पता है जो यूएसए है वो टिक टॉक भी क्या कर रहा है जी, बैन कर रहा है। क्यों कर रहा है टिक टॉक बैन, कहता है टिक टॉक जो है वो यूएसए कहता है ये किसकी कंपनी है, यूएसए कहता है ये चाइना की कंपनी है। और उसके अलावा यूएसए के 170 मिलियन जो है ना जो यंगस्टर हैं वो यूज़ करते हैं टिक टॉक। और चाइना और यूएसए की क्या है, कोल्ड वार है। चाइना यूट्यूब इस्तेमाल नहीं करता, गूगल इस्तेमाल नहीं करता। यूएसए कहता है कि 170 मिलियन जो हमारे लोग हैं ना उनका डाटा जा रहा है चाइना के पास, और चाइना उसको यूज़ कर सकता है हमारे अगेंस्ट।
लेकिन मेन मसला ये है कि टिकटॉक के ऊपर ऐसी वीडियो चलती हैं जो इसराइल का जो जुल्म है फ़लस्तीनी लोग पे वो शो करती हैं, जिससे जो यूएसए के यंगस्टर है ना वो और ज़्यादा भड़क उठते हैं अपनी ही हुकूमत के अगेंस्ट। वो कहते हैं यूएसए ही सपोर्ट कर रहा है, इसराइल को वेपन दे रहा है, और अगर ये यूएसए मिलिटेंट ये जो अपनी सपोर्ट है ये रोक दे तो इसराइल जो है वो इतना ताकतवर ना हो। लेकिन वहाँ पे जो हुकूमत है यूएसए की, वहाँ पे इसराइल की लॉबी इतनी मजबूत है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी बात मनवा लेते हैं। तो इसमें वो बताएगा कि ये रेजोल्यूशन पास तो हो गई है, लेकिन अब इसराइल इसको मानता है या नहीं मानता, ये अब इसराइल पे है, क्योंकि इसमें आप फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी एक और ये जो ओपिनियन थी स्पोर्ट फॉर बॉयज़, इसमें वो कहता है कि जो जेंडर गैप है ना वो पाकिस्तान में है, ठीक है। लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लड़कियों को कम दी जाती है। कहता है जब एडमिशन की बारी आती है ना, बॉयज़ ज़्यादा जाते हैं और इनको एजुकेशन जो है वो दे दी जाती है, एजुकेशन के लिए ज़्यादा चुना जाता है। इन पे वालिदैन ज़्यादा ख़र्चा करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि बॉयज़ बड़े हों और जब ये पढ़ जाएं ये पैसे कमाएं और घर चले, ठीक है। और पाकिस्तान में जो आर्टिकल 25A है वो क्या देता है? एजुकेशन राइट देता है एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन जब जो लो इनकम हाउस होते हैं ना, वहाँ पे ख़ास तौर पे जो मेल चाइल्ड हैं, ठीक है, वो क्या है जी, एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब जो बॉयज़ हैं वो हमेशा वालिदैन उनको एक उन पे ख़र्चा करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या करेंगे, फिर हमें बदले में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो बता रहा है कि जो बेचारे मिडिल और लो क्लास के जो बॉयज़ होते हैं वो या तो पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं और कोई डिप्लोमा वगैरह करके कोई काम शाम करके घर का ख़र्चा चलाते हैं, और अभी भी देखें जो बेचारे ग्रेजुएट हो जाते हैं वो भी इतने अपने पाँव पे नहीं खड़े होते कि वो घर का ख़र्चा चला सकें। तो इस तरह मतलब ये कहता है इसमें। बाकी ये मटेरियलिस्टिक मेटाफिज़िक्स आया हुआ था। तो मेटाफिज़िक्स होता है बियॉन्ड मैटर एंड एनर्जी, शोर ऑफ मोरालिटी। कहता है अगर मोरालिटी ख़त्म हो गई ना तो इंसान जो है ज़मीन पे बहुत ख़तरनाक स्पीशी बन जाएगा। कहता है कि अगर ये जो दुनिया में मोरालिटी ख़त्म हो रही है और रीज़न जो है ये बढ़ती जा रही है, जितना साइंस बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ठीक है, और ये क्लाइमेट को लेके मसले आ रहे हैं और न्यूक्लियर वार जो है ये बढ़ती जा रही है, अगर मोरालिटी ख़त्म हो गई ना तो इंसान ही क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और ये अपनी प्लेनेट को खुद ही तबाह कर लेंगे। तो इस तरह कहता है कि फिर कुरान पाक की कुछ आयतें जो हैं उनका हवाला देता है। टॉक्सिक अमीटर, कहता है जो इस्लामाबाद है ना इसके पास ऐसी कंपनियां बन रही हैं, ठीक है, जो कि अपना जो जहर है ना वो खारिज करती हैं पानी के अंदर, और वो पानी जब आता है दरियाओं में समंदरों में तो वहाँ पे आके क्या करता है जी, हमारी जो मछलियाँ हैं पौधे हैं उनको ख़राब करता है, पोलूशन का काज करता है, और हमारा जो साफ़ पानी है उसको भी ख़राब करता है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे लॉ बनाएं कि जो टॉक्सिक मीटर कंपनियां हैं इनको कहा जाए कि आप अपनी जो मैनेजमेंट पॉलिसी है इन वेस्ट को मैनेज करने की पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करें, और इन वेस्ट को जो है वो आप डायरेक्टली अमिट ना करें नेचुरल रिसोर्स के अंदर। तो ये थे जी 29 मार्च 2024 को नॉन न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश होने वाले ओपिनियन और एडिटोरियल। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए अहम रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।